क्या लिखा अपन ने कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अगर आपने रेशियो ऐसा लिखा है 3:2 और दूसरा लिखा है 2:3, ये बोथ आर डिफरेंट। 3:2 और 2:3 आर नॉट सेम। समझ में आ रहा ना? So 3:2 and 2:3 are not same। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी रेशियो अगर है हमारे पास और उस रेशियो को अगर आपने किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया रेशियो के दोनों एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि जो आपने सबसे पहले आंसर बोला था क्या बोला था कि लोवेस्ट फॉर्म है लिखना है, उसके दूसरे भी तो फॉर्म हो सकते हैं। तो जैसे कि a is to b is exactly equal to ma is to mb। m क्या होना चाहिए? m must belongs to an integer। क्या होना चाहिए? integer। ये जो लिखा है इसको कैसे मतलब क्या? belongs to। m must belongs to an integer, but not zero। m should not be equal to zero। zero नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई भी इंटीजर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी ले लो, उससे आपका रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ऊपर नीचे दोनों को सेम मल्टीप्लाई। ठीक, नेक्स्ट बस कर ये प्रॉपर्टीज कर। नेक्स्ट लिखो कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियो का अगर कंपैरिजन करना हो तो नहीं, वो अलग चीज है। प्रपोर्शन इज समथिंग डिफरेंट। आगे बढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो, मान लो कि मेरे पास दो रेशियोज है a b एंड c अपॉन d। a is to b and c is to d, ये दो रेशियो है। तो अगर मान लो मुझे बताना है कि a upon b is greater than c upon d, तो if and only if, this means if and only if, I double F मतलब if and only if AD is greater than BC, AD is greater than BC। ठीक, let's say take an example। चलो पहले दोनों ले लें। AB is less than CD if and only if AD is less than BC। AB is A upon B is equal to C upon D if AD is equal to BC। ऐसा अगर हुआ then we say A is to B is proportional to C is to D। अगर ऐसा हुआ यानी अगर दो रेशियोज इक्वल हुए तो इसको बोलेंगे A is to B is proportional to C is to D। अगर ऐसा हुआ तो we'll say A B C D are in proportion, इनको बोलेंगे extremes of proportion, extremes, और इसको बोलेंगे mids या mean। समझ में आ रहा है ना? ये जो बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स, और इनको बोलेंगे दिस इज फोर्थ ऑफ अ प्रोपोर्शन, दिस इज थर्ड ऑफ अ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ ऑफ अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को अलग ही ना अलग से आगे अलग से इंट्रोड्यूस करो। समझ में? और एक सेकंड एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि 3:4 और 1:2 में कौन बड़ा है?
So which one is greater? 3:4 और 1:2. तो इसका तरीका, एक तो तरीका है कि इनको कॉमन डिनोमिनेटर पे ले आओ, ये हमने किया हुआ। तो 3:4 को अगर कॉमन डिनोमिनेटर पे ले लेते हैं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके, हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी एक तरीका है। या सिर्फ एक को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मान लो कि आप एक बार ऐसे कर लेते हैं कि अगर उलझुल है तो इसमें तो कॉमन फैक्टर से इसलिए हो पा रहा है। तो अगर मान लो इस तरीके से भी करते तो कितना हो जाता है, 6/8 और ये कितना हो जाता है, 4/8. Now which one is greater? 6/8 is greater. Well, let's look at this. ये मेरे पास दिया था 3/4 और इनका था 1/2. सर 1/2 को हाफ भी ले सकते हैं और 3 वो भी ले सकते हैं। सर 1/2 को नॉर्मली यूजुअली हम हाफ बोलते हैं 0.5. हाँ 0.5. हाँ, वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो कंपैरिजन के 2-3 तरीके हो। पहला तरीका तो भाई एकदम कॉमन बेस पे लाए, ये फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका हुआ कि कन्वर्ट दिस इन डेसिमल फॉर्म, कन्वर्टिंग इन डेसिमल फॉर्म, जो ये किया आपने, वो भी सही तरीका है कि 1/2 को हम लिखेंगे 0.5 और 3/4 को हम लिखेंगे 0.75 and we know that 0.75 is greater than 0.5, that means 3/4 is greater than 1/2. ये भी सही तरीका है। और एक ये वाला भी तरीका हो सकता है क्या, ये वाला, एक बार हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे उल्टा, देखो क्या, 3/4 1/2, ये 3 दूनी 6 और ये 4 बन रहा 4, so 6 is greater than 4. Yes sir. यानी हमने क्या लिखा यहाँ पर, this into this, that is 3 into 2 और यहाँ पर क्या होगा 4 into 1. So which one is greater? 3 into 2. This is greater. Yes. So automatically I can put कि 3/4 is greater than 1/2. It seems simple, but आपको सबसे आसान तरीका बाकी यही मिलेगा, क्योंकि ये हर बार डेसिमल एक्सपेंशन इतना आसान नहीं होंगे, ठीक है। और ये कन्वर्जेंस, ये और ये चीज देखो सेम है, ध्यान से देखोगे तो ये और ये चीज सेम है। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इसको सॉल्व करते समय डिनोमिनेटर को कॉमन ला रहे हो, यहां पर भी कॉमन डिनोमिनेटर्स कॉमन डिनोमिनेटर्स यहां पर भी हैं, लेकिन अगर हम यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर्स को इग्नोर कर रहे हैं, देखो ज्यादा यहां पर 3 to 6 है, नीचे ऑटोमेटिकली ये आएगा ही आएगा। तो आप कंपेयर करते समय आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आप नीचे तो कॉमन आ ही जा रहा है, बस उसको हमने इग्नोर मार दिया, क्योंकि हमने फाइनल तो कैलकुलेट, फाइनल ऑब्जर्वेशन तो ऊपर वाले से ही करना है, तो हमने सिर्फ ऊपर वाले लिखा, ठीक है। तो दिस एंड दिस आर सेम, मैंने समझ गया है, आगे समझ ना, तो आप इन दोनों को एक ही मान सकते हो और एक तरीका मान सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन। एक समझ में आया कन्वर्जन कैसे करना, कंपैरिजन कैसे करना, नोट कर लो इसको। यारी तेरी आंखें ऐसी क्यों नहीं रहती, जल्दी उठ जाती हूँ तो हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी।
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। इसका एग्जांपल लेते हैं, अपन एग्जांपल समझते हैं। जैसे 5:2 है, 5:2 है, तो यहां पर हियर A:B में if A is greater than B, if A is greater than B, then this is known as ratio of greater inequality. Then it is called ratio greater inequality of greater inequality, ratio of greater inequality. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर आप जैसे आपने यहां पर देखा, मतलब सबसे पहले देखा कि कोई भी रेशियो अगर दिया हुआ है, उस रेशियो में आपने ऊपर और नीचे डिवीजन में अगर आपने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई किया m से, जो कि नॉन जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नॉन जीरो है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे उस रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर रेशियो 3/4 आपने ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, लोएस्ट टर्म तो 3/4 ही रहता है कभी भी, तो उस रेशियो को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इस ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपके पास कोई रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी है, उसमें अगर आप सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, ठीक। So let's take an example first. इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये हमने ये एग्जांपल लिया है 5:2। अब 5/2 में मैं सेम नंबर, कोई सा भी एक सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। आप बताओ कौन सा नंबर ऐड करूं, 2 ऐड कर देता हूं। एक बार 2 ऐड करके देखता हूं और एक बार 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। हां, तो दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट, या एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हाँ 1 ही ले लेते हैं, 1 उससे छोटा जो ऐड और सब्ट्रैक्ट वो 1 ले लो। तो एक बार ये 5:2 का 5:2 का मतलब क्या है डेसिमल में, इट्स 2.5। अब अपन यहां से दो नंबर का देखते हैं, 5 + 1 अपॉन 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 6/3। ये कितना हो जाएगा 2, हां ये कितना हो गया 2, जिसका डेसिमल 2.0 हो गया। यस, दूसरा नंबर आपके पास है 5 - 1/2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 4.0। अब आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर आपने किसी कांस्टेंट नंबर को न्यूमरेटर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड अगर किया है तो रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी, और सब्ट्रैक्ट किया है तो रेशियो की वैल्यू बढ़ जा रही है। तो अब हम यहां से कंक्लूजन स्टेटमेंट निकाल लेंगे। कंक्लूजन क्या है, इफ A is greater than B, अगर A greater than B है, यानी कि रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी है, और रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, if it is a ratio of greater inequality, then A plus x upon B plus x is less than A upon B. A plus x upon B plus x is less than A upon B, and A minus x upon B minus x is greater than A upon B. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? That simply means you can say that A upon B is greater than A plus x upon B plus x and less than A minus x upon B minus x. क्या मेरी बात समझ में आया? अच्छे से कंक्लूजन समझ में आया? तो कंपैरिजन में देखो ऐसा बहुत बार होता है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो अलग बात होता है, और आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो अलग तरीके से बिहेव करता है। और इसमें भी एक और चेंज है, ये आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हो अभी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो। अभी एक हमारे पास रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी भी है, उसमें देखते हैं क्या होता है। सर इसमें नेगेटिव में आंसर आता है कभी, अगर हम कोई और नंबर ले आ सकता है, जीरो मत देखना बस।
बस यहाँ पर x जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ पर ये x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा कुछ भी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। नंबर लाइन पे 0 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड, और 0 से छोटा मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो आईओक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले वो कहीं और जा रहे हैं और उनका टाइम सूट हो रहा हो तो आप इसे बुला सकते हो, ठीक है, या मैथ्स में उनका इंटरेस्ट हो, वीक में सिर्फ 2 ही क्लास रखनी है। डन। नेक्स्ट लिखिए रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। फिर से एग्जांपल लेके चलते हैं। सो लेसर इनइक्वालिटी का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, इसी को पलट देते हैं, ये वाले एग्जांपल को पलट देते हैं। 2:5 इसमें क्या है, a इज लेस देन 0, यानी कि यहां पर जो एंटीसीडेंट है इट इज ग्रेट लेसर देन कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट। पकड़ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब इसमें अपन खेल समझते हैं कि अगर हम सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है। पहले तो अपन देख लें 2/5 का मतलब क्या होगा डेसिमल में 0.4, 2/5 का मतलब 0.4, तो 2 + 1 अपन 5 + 1 दोनों में 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 3/5, ये हो गया 0.6, 3.6 ओके 3/6, तो कितना हो जाएगा 0.5, हाँ 1/2 मतलब 0.5, ठीक देखो। और अगर हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता 1/4, दैट इज 0.2। अब ध्यान से देखो, अगर आपने 1 ऐड किया है तो इससे क्या होगा, ये बढ़ गया, और सब्ट्रैक्ट किया है तो बस वो वाला दिमाग देखो, अंतर हो गया दोनों में। तो अगर आपके पास so if a is less than b and x is any positive number which is greater than 0, any positive number, then अगर आप इस रेशियो में कोई भी पॉजिटिव नंबर को एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में ऐड करके तो ये जो रेशियो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, रेशियो की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर आप वही क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों ऊपर नीचे तो रेशियो की वैल्यू घट जाती है। कब, अगर आपका रेशियो कैसा हो, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, और उसका उल्टा बात होता है ग्रेटर इनइक्वालिटी। लेसर इनइक्वालिटी का मतलब है आप डेसिमल्स में डील कर रहे हो, आप किस में डील कर रहे हो, डेसिमल में डील कर रहे हो। जब भी आपका रेशियो लेसर इनइक्वालिटी का होगा, मतलब जो आपका रेशियो की वैल्यू है डेसिमल में वो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में अगर आप ऐड करते हो ऊपर नीचे सेम वैल्यू तो रेशियो बढ़ जाता है,
सब्ट्रैक्ट करते हो तो रेशियो घट जाता है, मतलब सिमिलर बिहेवियर। लेकिन अगर आप 1 के बियॉन्ड वाले रेशियोज को देखते हो, यानी कि 1 से बड़े रेशियोज को देखते हो, यानी कि रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी को देखते हो, तो उसमें अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि जो आपका उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोलते, एंटीसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट के सेम क्वांटिटीज को आप ऐड करते हो तो रेशियो घट जाए, और अगर सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हो तो रेशियो बड़ा हो जाए। ये बात अंदर समझ में आया क्या? यस ये सर। समझ में आया? यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स है, इट इज लेस देन a अपॉन b इज लेस देन a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स if a is less than b and x is greater than 0। yeah right, conclusion में समझ में आ रहा है? this is the conclusion। are you getting something new? यस सर। घड़ी में टाइम देखते रहिए। तो 6 o'clock पे चलेगा। हाँ, एक ब्रेक देंगे। और इस है ना, noted? यस सर। Next लिखिए more terms related to ratios, more term related to ratios। more term related to ratios। पहला लिखिए compounded ratios, compounded ratios। पहला है इसमें कंपाउंडेड रेशियो। सो A is to be compounded to C is to D, then the compounded ratio is AC is to BD, कंपाउंडेड रेशियो का AC is to BD। पकड़ में आ रहा है? यस सर। दूसरा है डुप्लीकेट रेशियो, दूसरा है डुप्लीकेट रेशियो। इसमें मेन टर्म चेंज करना है, कंपाउंडेड रेशियो चेंज कहाँ से? एक्सचेंज। एक्सचेंज भी काउंट है, सर मल्टीप्लाई हुआ ना, Multiply। ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। अगर आप फ्रैक्शन लिखोगे ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। डुप्लीकेट है। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब है कि अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 1:2 और कहीं पर लिखा है 5:9, ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे में कोई बात नहीं करिए। पर जब मुझे इसको कंपाउंड करना होगा तो मैं बोलूंगा 5:18। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, ऐसे मल्टीप्लाई करो ना सीधे सीधे, है ना, AC is to BD।
इस बात को समझ पा रहे हो, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है कि ये प्रोपोर्शनेट है या इक्वल है, ग्रेटर है या लेसर है। पीना है पानी भरने जाना है, बैठो चलिए। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब A:B has A²:B² as its duplicate ratio। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर कर लो, ठीक। ट्रिप्लीकेट रेशियो कर दो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा फिर, बहुत बढ़िया। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब A:B has A⁵:B³ as its triplicate ratio। चौथा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर रूट, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्या था, स्क्वायर था ना, सब डुप्लीकेट स्क्वायर। So A:B has √A:√B as sub duplicate ratio। ठीक, समझ आ रहा है। और वैसे सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A:B has cube root A is to cube root B as sub triplicate ratio, sub triplicate ratio। ठीक, and एक is inverse ratio, inverse ratio, हाँ वो था ना। नेक्स्ट इज इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या है, A:B has 1/A:1/B as its inverse ratio। ठीक, तो बेसिकली B:1 आ जाएगा, B:A आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना, B:A। इसका मतलब मान लो अपन ने लिखा A:B into B:A, 1 आ जाएगा क्या सर, A:B हाँ मल्टीप्लाइड बाय B:A, आ बना जाएगा ना, आ जाएगा, कट जाएगा। इनवर्स रेशियो कैंसिल हो जाएगा। गुड, नेक्स्ट इज प्रपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक फॉर प्रपोर्शन। देखिए, तो प्रपोर्शन मैंने थोड़ा सा समझ लिया था। प्रपोर्शन क्या होता है कि अगर मान लो दो रेशियोज को हम कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रपोर्शन में क्या होता है, दो रेशियोज को होता है। मान लो हमारे पास कि एक रेशियो A/B और दूसरा रेशियो C/D, और अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक, और ये कब इक्वल होंगे, when AD is equal to BC and AD is equal to BC। यानी कि जब भी दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि प्रोपोर्शन। सो इनसे if
A over B is equal to C over D, when AD is equal to BC, then we say A is to B is in proportion to C is to D. A is to B in proportion to C is to D. ठीक है, आगे समझ में? इसमें ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, ये एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन है। यहाँ पर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल टू मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? इसमें दो तीन चार बातें और, जैसे पहला है इनवर्टेंडो। इफ A upon B is equal to C upon D, then B upon A is equal to D upon C. ये भी होगा, आपने दोनों को इन्वर्ट कर दिया। हाँ, रेसिप्रोकल से। तो आप देखो BC equal to AD अभी भी आ रहा है। Yes sir. ये अभी भी ट्रू है। Yes sir. यहाँ पर अभी भी BC equal to AD ट्रू है। Yes sir. यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा है ऑल्टरनेंडो का मतलब है कि अगर A upon B is equal to C upon DA, इसको इधर और उधर एक्सचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास A over C is equal to B over D। आप देखो AD equal to BC अभी भी सही है। Yes sir. AD equal to BC अभी भी सही है, यानी कि ये भी सही है। ऑल्टरनेंडो लिखा जा सकता है, यानी कि मेन चीज जो है वो तो ट्रू है। ये लिखा था अगर आपको कि ये इफ एंड ओनली इफ पे होता है, लिखा था ना पिछली बार, इफ एंड ओनली इफ। हाँ, नेक्स्ट है अगर आप जो आपका प्रोपोर्शनेट रेशियोज हैं इनमें दोनों तरफ 1 जोड़ दो। मान लो इफ A upon B is equal to C upon DA, तो दोनों तरफ 1 जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? इक्वालिटी के दोनों तरफ हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो अगर आपने दोनों तरफ 1 जोड़ दिया तो इस क्वांटिटी इसके प्रोपोर्शनैलिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा A plus B upon B is equal to C plus D upon D। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो। ठीक, कंपोनेंडो। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो रहा है। Yes sir. देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या होता है। तो अगर मैं इसका ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? AD plus BD is equal to BC plus BD। तो ये BD और BD कट गया, बचा क्या? अरे इफ एंड ओनली इफ वाली चीज अभी भी मिल रही है क्या? मतलब ये अभी भी बात सही है। Yes sir. दूसरा है डिविडेंडो। तो डिविडेंडो में जैसे हमने कंपोनेंटो में क्या किया, दोनों तरफ 1 को ऐड किया। डिविडेंडो में हम क्या करते हैं? 1 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? A over B -1 equal to C over D -1। तो करके देखिए अपन कितना आ जाएगा? A minus B upon B is equal to C minus D upon D। इसको हम बोलेंगे डिविडेंडो। क्या बोलेंगे? डिविडेंडो। एक बार चेक करते हैं अपन इसको कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा? AD minus BD is equal to BC minus BD। ये माइनस BD और ये माइनस BD दोनों से कैंसिल हो जाएगा है, किसी एक तरफ ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव है तो अभी भी आपके पास क्या बचा? AD is equal to BC, यानी कि दो रेशियोज को इक्वल करने वाला जो मेन कंडीशन है वो अभी ट्रू है। Yes sir. इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली, माने वही आपकी नेसेसरी और वही आपकी सफिशिएंट कंडीशन है। जरूरी भी वही है और उतने से काम भी हो जाएगा। एनफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये सब याद रखना। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक, आ गया समझ में बात? Yes sir. अब
इसको अगर हम मान लो थर्ड बोलते हैं, इसको अगर फोर्थ बोलते हैं, ये इन्वर्टेंडो वाले को अपन फर्स्ट बोल देते हैं, ऑल्टरनेंडो को अपन सेकंड नाम दे देते हैं। सो लेट्स डिवाइड 3 by 4, लेट्स डिवाइड 3 by 4। so dividing 3 by 4, 3 by 4 को डिवाइड करें, तो 3 by 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मोटी लाइन आ गई इक्वल टू मोटी लाइन, ऊपर लिख दो 3, दैट इज a plus b over b, और नीचे लिख दो, नहीं ऊपर पूरा 3 लिख दो, c plus b over d, c plus b over d, और नीचे लिख दो आप 4, दैट इज a minus b over b, a minus b over d, और यहाँ पर c minus b over d। इसको आप इसको आप कनेक्ट कर दोगे तो d से b कैंसिल हो जाएगा, वहां पे d से d कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, a plus b over a minus b, और यहाँ क्या आएगा, c plus b over c minus d, यानी कि इसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं इसको हम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये आपको कई बारी प्रूव करने में, कैलकुलेशंस में ये तरीके बहुत सारे यूज होंगे, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, सीएडी, कंपोनेंडो और डिविडेंडो बहुत फेमस है एक साथ अप्लाई करने। तो ये तुमको अभी तुम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो 8.3 पढ़ रहे हो उसमें भी ये कर सकते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा करके कई बार प्रूफ कर सकते हो, टेबल यूज करने को मिल जाएगा, रैशनलाइजेशन में प्रूफ कैसे कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का यूज मिल सकता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखें एक बार, यस सर, इसके ऊपर चेक करें whether it is true or false। यस सर, यहां तक आगे हो गया, मोस्ट जहां तक रुक रहा है फटाफट। इसको पढ़ा के फिर ब्रेक दूंगा, हां क्या कंपोनेंट एंड डिविडेंड देख पूरा एक क्वेश्चन करा, छोटा सा बदल होगा, स्पीड में स्पीड में फटाफट। हो गया, now let's check this, इतना तक हो गया तो इधर आ जाओ। अभी भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें अपन। अब देखो अपने मन ही मन बहुत सारे करेंगे, पहले a से इसको मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ac minus ad plus bc minus bd इक्वल टू, अब इसको a से मल्टीप्लाई करो, इसको a से, तो कितना हो जाएगा, ac plus ad फिर माइनस bc minus bd। ठीक, अब देखो क्या कर रहा है, AC कटेगा, एसी और क्या कटेगा, माइनस 80 प्लस 80 कटेगा, नहीं कटेगा, प्लस BC माइनस BC कटेगा, नहीं कटेगा, माइनस BD कट जाएगा। अब यहाँ बचा माइनस AD प्लस BC इक्वल्स टू प्लस AD माइनस BC, माइनस वाला इधर ले आओ और ये माइनस वाला उधर भेजो, तो ये BC और ये माइनस BC मिलकर कितना हो जाएगा, 2AD, और ये AD और प्लस 2AD, मतलब AD और ये वाला AD जाके प्लस 2AD हो जाएगा। ये कहां से कट रहा था, ये नहीं कट रहा, एक दोनों को कट जाएगा, एडीएस हां नहीं, यहां से क्या कटेगा, 2 बचा क्या, भाई साहब समझ आ रहा है, कुछ भी कर लो आपका जो सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है अभी भी मेंटेन है, यानी कि वो जब भी रेशियोज प्रोपोर्शनेट होंगे तो आप अल्टरनेट और इन्वर्टेंट और कंपोनेंट और डिविडेंड कुछ भी लगाओ, आपका जो इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है वो मेंटेन है, इसीलिए वो इफ एंड ओनली इफ है। बात समझ में आ गई अच्छे से,
नेक्स्ट देखो कंटिन्यूड प्रपोर्शन। नेक्स्ट देखो कंटिन्यूड प्रपोर्शन। So A, B, C and D are said to be in continued proportion if A is to B equal to B is to C equal to C is to D। समझ में आया? पहले दो, फिर दूसरे दो, फिर तीसरे दो। A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D। मतलब if इसी का एक छोटा पार्ट कि if A, B and C are in continued proportion, are in continued proportion। अगर मान लो ये 3 नंबर continued proportion में तो क्या होने वाला? तो क्या होने वाला? अभी तुमको एपी में अरिथमेटिक मीन और इस तरह की चीजों में या फिर कभी एवरेज स्पीड ये सब कैलकुलेट करना होगा तो वहां पे ये यूज होगा। एवरेज स्पीड, बहुत सारी एवरेज डेंसिटीज, बहुत सारी चीजों के एवरेज कैलकुलेट करने में यूज हो जाता है। ठीक, A is to B and B is to C are in continued proportion। इसका मतलब क्या है? This implies A over B must be equal to B over C। Is it? Now what does it mean? This means कि B अगर मान लो दो जैसे इक्वल है तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर, तो क्या लिखोगे आप? A into C is equal to B into B, that's B square। Now taking square root both the sides, taking square root both the sides, so what will you get? B square का स्क्वायर रूट, इसको पहले लिख देना, और AC का स्क्वायर रूट। ठीक, किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे, किसी भी वेरिएबल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो हमेशा यहां पर लगाओगे आप प्लस माइनस। यहां पे क्यों लगाओगे आगे समझो, ऐसे नहीं समझा सकता, अभी भी समझा वेरिएबल का, क्योंकि यहां पर इस b स्क्वायर का मतलब क्या है? प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब क्या है? प्लस माइनस b। भाई जो 4 है वो प्लस 2 का भी स्क्वायर है और माइनस 2 का भी स्क्वायर है, तो हम कैसा लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका? इनवर्स फंक्शन है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन। कैंसिल हो रहे हैं, इनवर्स फंक्शन मतलब इनवर्स प्रोसेसेस है, इनवर्स प्रोसेसेस। समझ में आ रहा है? तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस b इक्वल्स टू अंडर रूट AC। तो ये b की वैल्यू हम a प्लस माइनस इधर भी लगा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय, दोनों तरफ अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस b, अगर माइनस प्लस हो जाएगा ना, आप ये इधर भी शिफ्ट कर देते हो प्लस माइनस। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट AC। ये कैसे शिफ्ट कर सकते हो ये बता दो। इधर से आपको निकलेगा प्लस b इक्वल टू अंडर रूट AC, एक तो ये मिल जाएगा, और माइनस b इक्वल टू अंडर रूट AC। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट AC, ये तो कर सकते ना? तो ये लगा -b मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस b इक्वल टू ये माइनस यहां आ गया अंडर रूट AC। तो आपका पहला वाला जो है वो क्या मिला? आइदर b इक्वल टू अंडर रूट AC, दूसरे का मिला b इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट AC। तो यहां से इसका मतलब b की वैल्यू या तो आपको प्लस रूट AC मिली या फिर माइनस में, इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। जो ये डायरेक्ट लिखते हैं ना, ये जैसे इधर से सीधे डायरेक्ट यहां तक आ सकता है बाहर, ये लिखा, ये भी लिखा यहां से सीधे आ सकता है, कूद सकता है फटाक से। लेकिन इस कूदने में आप देखो कितने स्टेप्स आपने इग्नोर मारे। स्कूल में यही होता है ना, AC इक्वल टू b स्क्वायर लिखवाया और फटाक से यहां पे कूदेगा, इसका मतलब b इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट AC। सीधे लिखेगा नहीं लिखेगा? वो कितने स्टेप्स खा रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स को इग्नोर मार रहा है। यहीं पे सर्जरी हो जाएगी फटाक से, यहीं पे सवाल बन जाएगा। आपके ओलंपियाड सिलेबस के सवाल ऐसे छोटे ऐसे स्टेप्स में बनते हैं जो यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया? अब यहां देखो और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी।
अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड नंबर का रेशियो लेता हूं, मतलब अगर आपका इसी केस में इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बी सी जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसमें ए ओवर सी क्या है, व्हाट इज ए इज टू सी, तो ए इज टू सी का मतलब क्या होगा, आप लिख सकते हो ए इज टू सी मल्टीप्लाइड बाय बी इज टू बी कर रही है, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा यहां से, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी, लेकिन since ABC are in continued proportion, अगर ABCD continued proportion में है तो हमने अभी क्या सीखा कि जो AC है वो कितना है B स्क्वायर के बराबर, AC is equal to B स्क्वायर, इससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, मुझे फर्स्ट टू थर्ड रेशियो निकालना है, A is to C, मैं AC की जगह लिख सकता हूँ B स्क्वायर और AB की जगह क्या लिख सकते हैं और CB की जगह कुछ नहीं लिख सकते सर AB equals to CD, AB equals to CD, C D, D तो है ही ना, ये तो सिर्फ तीन है, तीन की बात कर रहे हैं अपन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ABCD का देखा कि इसका मतलब ये होता है, इसमें अपन ने देखा कि अगर तीन होगा तो उसका मतलब पहली बात तो ये निकालेंगे, अभी दूसरा मतलब देखते हैं, इसमें फर्स्ट टू थर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टू थर्ड रेशियो का मतलब क्या होगा, ऑलराइट, ठीक है, अपन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, A ओवर C का मतलब है, A ओवर C का मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर ये गलत है, A ओवर C को ऐसा लिख सकते हैं A ओवर B मल्टीप्लाइड बाय B ओवर C, आ गया ना A ओवर C, मतलब जो B से मल्टीप्लाई और B से डिवाइड किया था उसको वैसे लिखो ना, ऐसा लिखो A ओवर C मल्टीप्लाइड बाय B ओवर B, इसको आप फिर एक्सचेंज मार दो, इसको इसको और इसको इसको लिख दो, दैट इज A ओवर B is equals to into B over C, ये लिखा है ना आपने, A over B into B over C, अब बात तो एक ही है, अल्टरनेटिव करके इसका रेसिप्रोकल करना है, किसको अल्टरनेटिव है, ये AC into B upon D है, किसको किसको AC upon D, इसको नहीं जैसे- अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कुछ ऐड A upon B into B upon C, सर ये जो B upon D है उसमें C और D को ऊपर इसमें अल्टरनेटिव करके इसका इसमें नहीं कर सकते ना अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव तो प्रपोर्शन में करते हैं ना, जब इधर हो और B पे इक्वल टू, इनटू में थोड़ी करते हैं, हमको इसमें करना क्या है, लाना क्या है, सो बता रहा हूँ लाना क्या वो नहीं पता है, इसके आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कर क्यों दिया, ये चीज हम लोगों ने कंक्लूजन के बाद समझ में आया, अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ से समझ में आया ना, अगर ये कंटिन्यूड रेशियो है तो हम यहाँ पर एक ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो मिड रेशियो है वो क्या है, मतलब जो मिड रेशियो है वो एक्सट्रीम रेशियोज के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर है, ठीक है ना, मतलब ये हमारा कंक्लूजन हमारा एक तरीके से वो होगा आंसर होगा, अच्छा B अपॉन C, हाँ ठीक है ना, अरे बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, ये तो लिख दिया ना आपने, देखो यहाँ A B C are in continued proportion, then
इसका मतलब क्या होता है a upon b इक्वल टू b upon c होता है ना, इसका तो मतलब ही होता है a upon b इक्वल टू b upon c। तो इस b upon c की जगह तो a upon b लिख देना बेटा, तो ये हो जाएगा a upon c is equals to a upon b into a upon b, तो a upon c is equal to a upon b का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो a is to c है has b a upon b ऐसा नहीं, a upon b has a upon c as its duplicate ratio। देखो ध्यान से आप इस वाले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। जैसे a upon c is equal to a upon b का होल स्क्वायर, तो अगर मेरे पास कोई भी रेशियो होता a is to b और मैं यहाँ पर लिखता a is to c, ऐसा होता है। ये एक रेशियो है, अब मैं a is to c की जगह लिख सकता हूँ ना a स्क्वायर is to b स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना a is to b और इसकी जगह लिखूंगा मैं a स्क्वायर is to c स्क्वायर। नहीं b स्क्वायर a is to c की जगह लिखूंगा ये, that is a स्क्वायर is to b स्क्वायर, a स्क्वायर is to b स्क्वायर, तो a is to b का डुप्लीकेट हुआ ना ये, a is to b का डुप्लीकेट हुआ ये, यानी कि पहले दूसरे नंबर का जो रेशियो है वो पहले और तीसरे नंबर, जो पहला और तीसरा नंबर है, पहला और तीसरा नंबर का जो रेशियो है वो पहले और दूसरे नंबर के रेशियो का डुप्लीकेट है। वापस समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मेरे को गया था, आप समझ में आएगा। इसमें क्या आया, जो a is to b है उसका डुप्लीकेट ये है, ये तो सही है बाय डेफिनेशन, और ये चीज है ना, इसका मतलब हम क्या कहेंगे a is to b has its duplicate ratio as a is to c। अब इसको थोड़ा अंग्रेजी बोल देंगे, फर्स्ट टू रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर has its duplicate ratio as first to third number। पढ़ो उसको फिर से क्या मैं इसको लिखवा दूं, समझ में आएगा? तो एक बार रिपीट करो पूरा। तुम्हें यहाँ तक लिख लिया, यस इसको मिटा सर, रेशियो फर्स्ट टू सेकंड नंबर। एक मिनट दोबारा कर। अब जैसे ए बी सी अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब, इस बात का मतलब क्या है कि a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c होगा, ये तो होगा। सर दिस नंबर 1 सिंपल कर देते हैं, एंड इसमें अगर मैं रेशियो निकालूं फर्स्ट टू थर्ड रेशियो, फर्स्ट टू थर्ड नंबर का रेशियो, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड ये निकालना है। देन तो फर्स्ट टू थर्ड यानी कि a is to c, a is to c को हम लिख सकते हैं a is to c, ऊपर भी b से मल्टीप्लाई नीचे भी b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सचेंज करके ऐसे और ऐसे लिख देंगे, मतलब ये अल्टरनेटिव नहीं लगा है, तो इसको इधर-उधर शिफ्ट किया है भाई। 2 into 3 या 3 into 2 तो एक ही चीज है ना, 2 into 3 भी 6 होगा, 3 into 2 भी 6 होगा, तो वैसे लिख, तो इसको लिखा मैंने a upon b मल्टीप्लाई बाय b upon c। अभी फर्स्ट से उठाएंगे और b upon c की जगह रखेंगे a upon b, तो a upon c जो होगा वो कितना हो जाएगा, a upon b मल्टीप्लाई बाय a upon b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ठीक, अब हमें एक बाय डेफिनेशन में पता है कि जो a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर होता है इज अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a is to b, ये होता है। डेफिनेशन कहता है कि a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, a is to b का डुप्लीकेट रेशियो होगा। ठीक, लेकिन ये a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर है क्या, तो a is to c के बराबर है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a is to c is a duplicate ratio of a is to। अब याद ऐसे नहीं करना है, याद ऐसे करना है कि फर्स्ट इज टू थर्ड,
is a duplicate ratio of first is to second. ऐसे याद करना है. First is to third is a duplicate ratio of first is to second when first, second, third are in continued proportion. ऐसे याद करना है. When first, second, third are in continued proportion, then first is to third is a duplicate ratio of first is to second. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. टाइम देखिए आप. हैं? 35 होने में 35. 34. 4. नेक्स्ट. ब्रेक देने वाले थे लेकिन अब क्या करें? ये मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा बट वहां थोड़ा सा अटक गई गाड़ी. नेक्स्ट. A B C D E F G H. Are you getting something extra? Yes, sir. क्योंकि सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें और मजा आएगा. इंटरेस्टिंग. आज थोड़ी सी स्पीड कम थी हमारी. नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है. Okay. हाँ? कितने पेज बढ़ गए? 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ, मुझे कम हुआ है. इसलिए कोशिश कर रहे हैं पर नहीं पढ़ रहे हैं. क्योंकि 11 हमारे 11 हो गए. ये 11 आगे लगा है. हाँ. नेक्स्ट लिखिए आप. 1 नेक्स्ट लिखिए if. ये आपको याद रखना है. If A is to B is proportion to C is to D and E is to F is in proportion to G is to H, then A E is to B, F is proportion to C, G is to D, H. ये सीधे सीधे रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं. आपको दिमाग में पैटर्न बनाना है. हाँ, ऐसे मल्टीप्लाई करो. याद रखने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करो. लेकिन इसका मतलब कुछ और है. Yes. अगर दो प्रोपोर्शन अलग अलग लिए हैं आपने तो आप सेम फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को थर्ड वाले को फोर्थ वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो रेशियोज प्रोपोर्शनेट ही रहेंगे. समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं, थोड़ा सा इसमें मतलब भी लगा सकते हैं. मतलब देखना चाहें? मतलब देखना चाहें इसका? हाँ. As you wish तो मैं विश करूंगा. तुमको समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा तो विश तो तुम्हारी होनी चाहिए ना. Yes, sir. As you wish हीरो बन रहा है. देखिए यार, अब ये एक अलग प्रोपोर्शन है और ये एक अलग प्रोपोर्शन है. अगर दो रेशियोज प्रोपोर्शनेट हैं इनका मतलब है कि उनका जो लोवेस्ट टर्म है उसके. ठीक है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन पहला वाला लेते हैं 10:5. कितना आ रहा है? 2. वैसे ही इस प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं हम दैट इज इक्वल्स टू 20:10. यस और यस. Yes, sir. ठीक है. Yes, ये sir. तो एक पहला प्रोपोर्शन बना लिया था. Yes. अब अपन दूसरा लेते हैं. 16:4. हाँ, 16:4. वेरी गुड. 16:4. आपने कितना लिया? 4 लिया.
इसको हम ले सकते हैं इन प्रोपोर्शन टू 20:5। Yes. कुछ और भी ले सकते थे, बट यहाँ पर हमने 4 ले लिया है रेशियो। ठीक है ना? ये 10:8:2 ले लिया, 10:2.5 लेना, 10:2.5 लेना। खैर वैसे लिया नहीं जाता 2.5 वगैरह, तो लिया नहीं जाता और ले नहीं सकते, इन दोनों में अंतर होता है। ले सकते हैं, लिया नहीं जाता। हाँ मतलब कि आप लड़कों को साड़ी पहनते हुए नहीं देखा होगा, तो लड़के साड़ियां नहीं पहनते, तो लड़के साड़ी नहीं पहनते हैं और लड़के साड़ी नहीं पहन सकते हैं, फर्क है। पहन सकते हैं भाई, कपड़े का जो मेन वो हुआ था, मतलब जब भूला होगा कि कपड़े पहनने हैं, तो इसलिए पहले अपने को ढकना है शरीर। तो पुराने जमाने के लोग तो साड़ी भी नहीं पहनते थे, वो तो पत्तों से ढकते थे, है ना? तो अभी क्या है कि अब साड़ी मिला तो साड़ी पहन लो, लड़के भी पहन लो, साड़ी पहन सकते हैं, पहनते नहीं है, पहनते नहीं है और पहन नहीं सकते हैं, फर्क है ना? आप समझ लो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या नहीं कर सकते हैं, विच इज नॉट अलाउड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर कोई भी आपने रैशनल नंबर डिफाइन किया है तो वहां पर ट्रू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड ही नहीं, वो कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, है ना? अभी नहीं होगा। नहीं, दैट इज नॉट अलाउड, नॉट डिफाइन टर्म आ जाएगा ना, नॉट डिफाइन टर्म, डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइन है। इधर आओ, इस बात का मतलब ये मैंने बताया कि पहला दूसरे तीसरे चौथे को मल्टीप्लाई करके देखो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 60 बहुत बढ़िया। इज टू 20 is in proportion to 400 is to 50 करके देखो, ये रेशियो कितना आ रहा है, ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा था, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, 8 is यहाँ पर कितना आ रहा था, ये 4 आ रहा था, यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। देखो करके हां सर 8 मतलब दोनों मल्टीप्लाई आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, आपको याद करना फर्स्ट पर सेकंड में थर्ड फोर्थ, और आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा करते हैं तो वो जो रेशियोज हैं वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेशियो की पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। जैसे पहले प्रोपोर्शन की क्या वैल्यू थी 2, दूसरे प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी थी 4, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो ये रेशियोज भी प्रोपोर्शनेट हैं, ये रेशियोज भी प्रोपोर्शनेट है, और इनका आंसर कितना आ रहा है, वो जो ओरिजिनल प्रोपोर्शंस हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर, ओरिजिनल प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के बराबर। क्या मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट, if A is to B equal to C is to D, if A is to B is equal to C is to D, मतलब proportionate है, equal to लिख सकते हो वहां पे, and B is to X is equal to D is to Y, if B is to X is equal to D is to Y, then A is to X is also equal to C is to Y. Then A is to X is equal to C is to Y. दिमाग चलाओ, A is to B equal to C is to D, and यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम उठाया, B is to X equal to D is to Y. Then A is to X equal to C is to Y. Let's take an example. मान लो A is to B equal to C is to D, अपन ये उठा लेते कि 10 is to 5 is to 20 is to 10, और ये जो प्रोपोर्शन है इसकी वैल्यू कितनी है 2। क्लियर? इस प्रोपोर्शन में जो रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब मुझे करना है B is to X is to D is to Y is equal to D is to Y, तो मतलब इन दोनों में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देना, यानी कि अपन मान लो कितना डाल दे, कुछ भी नहीं डाल, हाँ दोनों अलग अलग निकलेगा ना। 5 is to 6, 5 is to 6 मत डालो, 5 is to 4, 5 is to 4 मत डालो, अरे कुछ नहीं, 15, 5 is to 15, 5 is to 15 कर दो, 5 is to 15 in proportion to 20 is to Y करना, तो 5 is to 15 मतलब 3 टाइम्स हुआ। yes sir, तो यहाँ पर आपको करना है
10 यहाँ का 10 is to 30. कितना लेना है 10 is to 30. 30। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/3 क्या ना 1/3 देखो आपने 1/3 के Yes, sir. ये आ रहा है। Yes, sir. तो अब ये बोल रहा है अगर ऐसा हुआ if this is okay then this is to this is also equal to this is to this then 10 is to 15 is also equal to 20 is to 30 क्या आ रहा है प्रोपोर्शंस का 1/3. 2/3 Yes, sir. 2/3. और ये 2/3 आ रहा है Yes, sir. 2/3 मतलब मल्टीप्लाई दिस समझ में आ रहा है क्या Yes, sir. हाँ, ऐसे सोचना है आपको ये याद रखना है और इस पे आपको संतुष्टि हो तभी याद होगा जिस चीज में आपको संतुष्टि नहीं होता वो रटते हैं अपन याद कौन सा होगा जिसको अपने लगता है ये सच है ट्रू है समझ गया आगे अपने तो अपन एग्जांपल लेंगे उसको और एग्जांपल लेके संतुष्टि करेंगे कैसे हो रहा है और देखो इधर से कंफ्यूजन भी नहीं कर रहा ना ऐसा निकल रहा है. ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ पर a is to b equal to c is to d if a is to b equal to c is to d and इधर का दोनों b और d is to x is to d then a is to x equal to b is to y next if a is to b is equal to c is to d is equal to ka plus lc plus me divided by अच्छा इसमें एक e स्क्वायर भी है if a is to b is equal to c is to d is equal to e square is equal to ka plus lc plus me divided by kb plus lc LC नहीं होगा KB LD plus MF it follows that इतना लिखो फिर मैं आपको एक चीज एक स्टेटमेंट लिखा तो नहीं बताऊंगा इतना लिख लिया Yes, sir. यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है ध्यान से a is to d Yes, sir. l is to d Yes, sir. और e is to x सारे प्रोपोर्शन में हाँ, sir. पहले वाले रेशियो को अपन ने मान लो कि k by k से मल्टीप्लाई किया और परिदर्श दूसरे वाले को अपने मल्टीप्लाई किया l से और तीसरे को मल्टीप्लाई किया m से सो ka plus lc plus me अपॉन kb इसको k से मल्टीप्लाई किया इसको l से और इसको m से तो पहले क्या ka plus lc plus me होल डिवाइड बाय kb प्लस ld प्लस mf अगर ये इसके बराबर है इस रेशियो के बराबर देन लिखो इसके आगे it follows that if all the ratios are finite and this denominator is 0 and the denominator is 0 and denominator is 0 मतलब kb plus ld plus mf is equal to 0 क्या लिखा it follows that if all the ratios are finite मतलब कि पहला रेशियो दूसरा रेशियो तीसरा रेशियो फाइनाइट है and the denominator is 0 रुको and the denominator is 0 कॉमा ये देना है छोड़ जाएगा then it implies
it implies the numerator must be 0. Then it implies the numerator ka plus lc plus me must be 0. इसका यूज करके फिर समझना है, ठीक है? गाड़ी बताइए कितना हो रहा है? 50 हाँ 50 मेरी तरफ से आज का जो कंटेंट पढ़ाना था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो खत्म हो गया. विल डू प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट. इतना आप याद कर जाएंगे. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से एक वीक में आपका 2 क्लास कम से कम लगेगा. अगर मुझे 4 घंटे लगना होगा तो वीकडेज पे लगेगा. अगर 5 घंटे लेना होगा तो नेक्स्ट एक वीकडे पे लगेगा और एक संडे पे लगेगा. ठीक, आज के लिए थैंक यू वेरी मच. भगवान आप सभी का भला करे. और नई दूसरी कॉपी बनाना, अच्छी बढ़िया कॉपी बनाना, ठीक है ना? मजा आया कि नहीं आया? यस सर चलो बहुत Thank you.